अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये रात बहुत लोगों पर बहुत भारी गुजरने वाली है और आज की रात बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि स्टेक पर उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य, और स्टेक पर कुछ पार्टियों की पूरी आत्मा, कुछ पार्टियों की पूरी जान, कुछ पार्टियों की पूरी ताकत। 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नतीजे को बस कुछ घंटे बाकी हैं, आप यकीन मानिए ये कत्ल की रात है, ये कयामत की रात है और ये रात ऐसी है जिसमें बहुत से जनता को भी नींद नहीं आने वाली है। ये चुनाव बहुत दिलचस्प तरीके से लड़ा गया है और काउंटिंग को लेकर धड़कनें तेज हो गई हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा विशेष होता है, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद रोमांचक और बहुत ही शानदार। फिलहाल ईवीएम चोरी के आरोपों के साए के तले काउंटिंग होने जा रही है। एक एडीएम वाराणसी में सस्पेंड कर दिया गया है, एक एसडीएम बरेली में हटा दी गई है, एक लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और कुछ अधिकारियों के खिलाफ और भी कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में सभी मतगणना केंद्र लगभग घेर रखे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ न कुछ नया लेके आता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो तस्वीर तय होती है उसका दूरगामी परिणाम देश की राजनीति में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और विवाद ये दोनों एक साथ चलते हैं। काउंटिंग के ठीक पहले ईवीएम चोरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में सनसनी फैला दी। मामला खुला, बवाल बढ़ा, धरना प्रदर्शन बढ़ा। अपोजिशन की तरफ से गंभीर आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग की जांच में वाराणसी का एडीएम सस्पेंड किया गया, एसडीएम बरेली हटाई गई, एक लेखपाल को खिलाफ एफआईआर हुई, कुछ और लोगों अफसरों पर कार्रवाई हुई। दरअसल पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराना भी बेहद बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसमें सामान्य नहीं बल्कि एक असामान्य परिस्थितियों में लड़ा जा रहा एक असाधारण चुनाव है। और ऐसा चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा। जहां ग्राउंड पर, जमीन पर जब लड़ाई लड़ी गई थी, नज़ारा बिल्कुल अलग था और जो एग्जिट पोल में रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। लिहाजा धड़कनें बढ़ गई हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कल किसकी सत्ता में अंतिम रात हो, किसकी विपक्ष में आगे के दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अगले 5 साल फिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई होगी। तो क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनने जा रही है? एग्जिट पोल अनुमान जो पूर्वानुमान दे रहे हैं वो बीजेपी की तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री का अनुमान दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बाकी अपोजिशन ने इसको बुरी तरह से खारिज किया है। तमाम विश्लेषकों ने भी इसको खारिज किया और इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने भी अपने सर्वे में इसे खारिज किया है। दरअसल ईवीएम के भीतर कैद जनादेश ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग और लोक भवन के पंचम तल पर योगी आदित्यनाथ बैठे रहेंगे या फिर अखिलेश यादव की शानदार तरीके से वापसी होने वाली है। क्योंकि कल ही अखिलेश यादव ने ये बात कही कि ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो क्रांति ही बची है। बड़ा गंभीर बयान है ये और इस बयान को गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। तो 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ईवीएम पर भी चर्चा करेंगे, ईवीएम की चोरी पर भी चर्चा करेंगे, ईवीएम क्या हैक हो सकती है इस पर भी चर्चा करेंगे, एग्जिट पोल पर भी चर्चा करेंगे। क्या चला उत्तर प्रदेश में, कौन से मुद्दे चले, और चुनाव के बाद अब जब सब कुछ हो चुका है, सिर्फ काउंटिंग बाकी है, तो विश्लेषक क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपर्ट्स की ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, और कल जब बैलेट खुलेंगे और ईवीएम खुलेगी, सरकार किसकी बनेगी, है ना? दिलचस्प सवाल, कोई बयान सुने। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। बनारस में, सोनभद्र में, बरेली में, ये आप लोग देख ही रहे हो क्या हुआ है। उसकी वजह से पूरे प्रदेश में नेता, प्रत्याशी और जनता निगरानी रखे हुए हैं। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र
हमारे इस संविधान का और इस देश की व्यवस्था का अटूट अंग है, नंबर एक। नंबर दो, हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर आंच आए। ईवीएम सुरक्षा के लिए जो मानक के हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाने हैं उनको लगाया गया है तथा सिर्फ मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिस, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है। तो कल जब नतीजे आएंगे, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दर्शक जान लें कि सबसे पहले बैलेट गिने जाएंगे और बैलेट के ठीक आधे घंटे के बाद से ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। यानी पहली ईवीएम की ओपनिंग तकरीबन 8:30 सुबह या 8:40 पर होगी और पहला रुझान आपको 9:15, 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 12 बजे तक एक तस्वीर हमारे समक्ष आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन पीछे चल रहा है, नेताओं का क्या हाल है, कौन आगे है, कौन पीछे है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मसला गंभीर है क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल उत्तर प्रदेश में जब सूर्योदय होगा, एक नया सूरज उत्तर प्रदेश में उगेगा। हम सब ये कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर चले, अमन चैन पर चले, सबको मौके मिले, सबको समान अवसर मिले, सबको न्याय मिले, सबको विकास और रोजगार मिले। हमारी यही कामना है और सबके साथ न्याय हो, यही उत्तर प्रदेश की कामना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कल जनादेश उत्तर प्रदेश किसको देगा? मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं और गठबंधन के प्रवक्ता अभिषेक सिंह आसू, दीपक सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और एमएलसी हैं। थोड़ी देर में आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। अमिताभ भूषण जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। भाई अमित पुरी जी, जो एग्जिट पोल हैं वो तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी लेके आए हैं, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ चमक फीकी दिख रही है। मालूम नहीं कि उसकी निगाहों का दोष है कि उसके कैमरे का पिक्सल खराब है। हमारा चेहरा वैसा ही था जैसा है। थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस दिखनी चाहिए। हम अटल जी के अनुयायी हैं। हम न जीत में मस्त होते हैं न हार में पस्त होते हैं। ओके। रात का अंधेरा हटने के बाद सवेरे कमल खिलेगा। और आप पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा चलेगा, तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा ये चलेगा। क्या है ये? ये है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022। ये आने वाले उत्तर प्रदेश का एजेंडा होगा। ओके। तो आपके हिसाब से ये जो एग्जिट पोल है, इसमें एक वेरिएशन है और तमाम दर्शक चाहते हैं कि वो सवाल मैं आपसे पूछूं। एक चैनल का सर्वे है, वो 211 सीट दे रहा है अभिषेक आसू जी, ठीक। और दीपक जी आप भी सुनिएगा गौर से, और धर्मवीर जी आप भी, और अमिताभ जी आप भी। एक चैनल का सर्वे 211 सीट दे रहा है बीजेपी गठबंधन को, और एक चैनल का सर्वे 326 सीट दे रहा है। अंतर कितना है? 115 सीट का। कौन सा वाले को सही माने पुरी जी? मैं एक चीज़ आपसे कह देता हूं, मैं मोटे रूप से सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं और सैंपल साइज कैसा है और उससे सैंपलिंग एरर कैसी है, यह बहुत सी चीज़ों के इन्फरेंशियल स्टडीज़ को प्रभावित करता है। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर कायम हूं, जो मैंने आपसे पिछली डिबेट में चौथे राउंड के मतदान के बाद जब यहीं हम बैठे थे आपके साथ बात करने, उन्होंने कहा था रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आपने कहा सब रिकॉर्डेड होता है। हाँ। वहीं को उद्धृत करते हुए एक लाइन कह रहा हूं, मैंने कहा मतदान होने दीजिए। आज जो 400 सीटों के दावे कर रहे हैं, ये परिणाम आने के एक दिन पहले से मुन्नी बदनाम की तरह ईवीएम बदनाम करेंगे। ये कायम रहे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, इस बात पे कायम रहे। प्रचंड जीत के दावे करने वाले मतदान के परिणाम आने से पहले, अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि आप सांख्यिकी को कलंकित करना। अच्छा, मैं सबको बताना चाहता हूं कि भाई पुरी जी सांख्यिकी के प्रोफेसर भी हैं। मार्जिन ऑफ एरर की थ्योरी क्या है? कितने परसेंट होना चाहिए? 2%, 3%? देखिए, मैं तो छोटा सा विद्यार्थी हूं मैथमेटिक्स का। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं। आपका सैंपल साइज कैसा है, सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, स्ट्रेटाज आपने कैसे लिए हैं, इसके ऊपर एलोकेशंस कैसे हैं, इसके ऊपर बहुत सी चीजें वेरी करती हैं।
ये बहुत डिटेल्ड, फिर भी मार्जिन में आप फिर कितनी होनी चाहिए, थ्योरी क्या कहती है? मैं तो मानता हूं कि 2%, 3%, हार्डली 1% एंड 2% के बीच में होनी चाहिए। तो ये 115 सीट का अंतर कैसे आ रहा है? ये तो किसी एक की थ्योरी तो गलत है, ये तो या तो 326 वाले गलत है या 211 वाले। ये तो जिन्होंने सर्वे किया वो आंसर करेंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च मैथडोलॉजी अपनाई। ओके, पर आप ये मानते हैं कि एक एरर है इतना गैप आना? बिल्कुल भाई, या तो इंटरवल एस्टिमेशन इतना वेग थोड़ा हो सकता है, हाँ। ना पॉइंट अच्छा, एस्टिमेशन पुलिस हो, ये एक और इंटरवल कांड किए हैं वो एस्टिमेशन लोग। इतना वेग नहीं होता। इतना लेकिन मैं वेरिएशन के मानता बाद हूं, भी मैं उसमें मानता प्लस माइनस लगाए हैं। मैं एक चीज कह दूं, मैं मानता हूं कि 1980 तो के चिट बाद भी उनकी, पट भी उनकी। 1980 के बाद 84 की स्थिति में एक एबरेशन में सरकार लौट के आई थी, और आज 2022 में सिटिंग गवर्नमेंट थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कल सुबह लौट के आ रही है। नहीं, वो और ठीक बात है। 12 से 2 आपके चैनल पे हम ही लोग रहूंगा। स्टैटिक्स पे बात कर रहे थे, 12 से सांख्यिकी 2 पे। आपके चैनल पे ही रहूंगा। ओके। सारे सवालों के जवाब लोकतंत्र के गर्भ से निकलेंगे। ओके, ठीक है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और गठबंधन के प्रवक्ता, जहां आप पढ़ा रहे हैं वहीं ये अध्यक्ष रहे हैं, अभिषेक सिंह आसू। बहुत शुक्रिया आपका आसू जी, धन्यवाद। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, आप लोग उसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में क्यों नहीं है? भाई एक मेथडोलॉजी है, एक तरीका है पूर्वानुमान लगाने का, इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? ब्रजेश जी, प्री पोल और एग्जिट पोल दोनों पहली बार नहीं आया है, कई बार सर्वेक्षण ये आए हैं टीवी चैनलों पे, और पूरे देश के कई स्टेट के भी आए हैं और देश के भी आए हैं, और ये सारे के सारे सर्वेक्षण कई बार ध्वस्त हुए हैं। अपनी विश्वसनीयता इन्होंने स्वयं खो दी है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पे जनता में प्रश्न चिन्ह है। और आप बताइए ब्रजेश जी, पर मैं ये क्यों ना मानूं कि आपके फेवर में नहीं आया इसलिए आप इसको खारिज कर रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये गलत है। अभी आपके नतीजे पक्ष में होते तो कहते आप कि ये भाई लहर है। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर इनके विपक्ष में यह जाता प्री पोल और पोस्ट पोल, अभी तो क्या ये स्वीकार करते? क्या बिल्कुल करते। नहीं, पूरी जी बीच में नहीं, बिल्कुल कहाँ करते। आपने किया? उत्तर आप बताइए, बिल्कुल नहीं बोलेगा एक दूसरे के। पहले राउंड में फिर सुनिए। ब्रजेश जी कभी नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय से, पिछली बार जब ये 2017 के चुनाव में 317 सीटें पाए तो 60% लोग इनके खिलाफ थे, 60% लोग इनके खिलाफ थे, 40% से कम वोट ये पाए हैं। इसका मतलब थर्ड डिवीजन में पास थे, तब 317 सीटें पाए। अब तो 5 साल सरकार चलाने के बाद बेरोजगार इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, व्यापारी इनसे नाराज, कर्मचारी इनसे नाराज, सारे लोग नाराज, और हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा किए। जनाक्रोश है, जनाक्रोश है। जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, और ये मैं अब इनसे वो मैकेनिज्म समझना चाहता हूं कि वोट ईवीएम में सब पड़ा है हमारा, समाजवादी पार्टी का, और निकलेगा इनका। ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये हम मैकेनिज्म समझना चाहते हैं इन लोगों से। 60% लोग आपके खिलाफ तो 2017 में थे, अब तो आपके खिलाफ 70% लोग हो गए हैं। तो आपके सारे खिलाफ लोग, ये बाइपोलर इलेक्शन हुआ, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय चोरी जनता का आप पार्टी आरोप लगाते हैं, तो आपके पास इसके कोई एविडेंस है? देखिए, मैं ब्रजेश जी इस बात पे आपसे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि हम जानते हैं 99.999% कर्मचारी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है अपने ओपीएस के मुद्दे को लेकर के। कुछ पॉइंट में परसेंटेज है, वो कर्मचारी थोड़ा बहुत भटक गए हैं, जो लोग थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सशक्त थे, थोड़ा पैसा वैसा बना लिए हैं। उन कर्मचारी बंधुओं से, अधिकारियों से भी कहेंगे, रखा पैसा ज़्यादा काम नहीं आता है, सब बेटा बेटी लोग देंगे नहीं खर्चे बर्चे के लिए। जो ओपीएस है ना, वो आपके महीने महीने हर बार आएगी, उसके तरफ ध्यान लगाइए। कुछ घंटे और है, थोड़ा संयम बरतिए, कोई गलत काम मत करिए, कोई भी गलत काम, लालच नहीं, अनुरोध कर रहे हैं हम उन कर्मचारी साथियों से। 99% तो हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, जो थोड़े बहुत बैठे हुए हैं। एग्जिट पोल तो इनके साथ, वो तो कल अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगा। कहने दीजिए भाई, आप बताइए ना, ये देखता कौन एग्जिट पोल? वो 5% लोग देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले लोग हैं। अच्छा, टीवी चैनल जो उनके व्यूअर हैं वही तो उनको दिखाएंगे जो पसंद करते हैं। हमारी वोटर कौन है? समाजवादी पार्टी गठबंधन, गांव की जनता है, गरीब लोग हैं, किसान है। वो ज्यादा ये सब चैनल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमारा सारा वोट, जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। ईवीएम में वोट हमारा पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय बनाए, वो मैकेनिज्म बताएं कि निकलेगा कैसे इनका, जब पड़ा हमारा वोट। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप मतगणना केंद्र घेर के क्या फायदा आप लोगों को? क्यों घेराबंदी कर रहे हैं?
नहीं, देखिए, असुरक्षा की भावना हो गई है, विश्वसनीयता का संकट हो गया लोकतंत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दम्भ और घमंड की भाषा बोल रहे हैं, जिस ढंग का काम कर रहे हैं, आप बताइए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? तमाम अधिकारी कई जिलों में सस्पेंड किए गए। तो जो ये संदिग्ध आचरण कर रहे हैं, जन आक्रोश इनके खिलाफ है, जनता इनके खिलाफ है, फिर ये कह रहे हैं इतने दावे के साथ कि जीत भी रहे हैं, चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, और कुछ गतिविधियां इनकी संदिग्ध पाई गई, तो आम जनता जिन्होंने वोट दिया वो अपने वोट की रखवाली कर रहे हैं, सोच रहे हैं भैया दिया गया वोट कम से कम गिनती तक तो बचा है, लूटे ना। थैंक यू आशु जी, शुक्रिया। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, स्वागत आपका। जो एग्जिट पोल कल आया और जैसी चर्चाएं हुई, परसों आया जो, आपके लिए तो बहुत ही खराब स्थिति दिखाई, और आप मेरी हर डिबेट में सबका गला पकड़ते थे कि हम तो बहुमत में आ रहे हैं। नहीं तो ब्रजेश जी, क्या आप एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं, या जो ईवीएम की बटन दबी है जनता जनार्दन के द्वारा, उसको सही मान रहे हैं? आप ही तय कर लें, फिर मैं जवाब देता हूं आपको। नहीं, आप ही सबके गले पकड़ते थे कि हमारा बहुमत आ रहा है, पर एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं, एग्जिट पोल तो 2007 में भी हमको हरा रहा था, और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हरा रहा था, दिल्ली में केजरीवाल को हरा रहा था, और दूसरे राज्यों में भी एग्जिट पोल मुंह धाराशायी हो गया। तो ये एग्जिट पोल की दुकान तो ऐसे है जैसे परचून की दुकान है, आप जाइए, सौदा लीजिए, पैसा दीजिए, अपना सौदा लीजिए और अपना घर आ जाइए। तो ये अपने अपने दुकान खोल रखी है एग्जिट पोल वालों ने, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी ने 358 दिखा दी है, किसी ने 315 दिखा दी है। लेकिन जब सच्चाई कल खुलेगी तो ये एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियां और चलाने वाले चैनल, इनको डूबने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, और बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मैं फिर दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में हुक्मरान ये देश की जनता है, ये बहुजन समाज के लोग हैं। कहां से हैं? ये बाबा साहब के संविधान को पढ़ के आता है, और मान्यवर साहब काशीराम जी के और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष की गाथा पढ़ के आता है। आप पढ़िएगा, आप में भी आ जाएगा। पर अमित पुरी तो कह रहे हैं कि आपको कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये शेख चिल्ली है इनके। मैं बताऊं ब्रजेश जी, मैं कानपुर में पढ़ता था, रेल बाजार में मेरा स्कूल था, तो रेल बाजार के बराबर में रेलवे स्टेशन था। तो हम कभी कभी छोटे थे तो वहां रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे वैसे घूमने के लिए। तो वहां हम देखते थे कि जो ट्रेन है उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, और एक इंजन इधर खींच रहा है, एक इंजन इधर बोगियों खींच रहा है, उसको संटिंग कहते थे। तो ये डबल इंजन की सरकार में इंजन संटिंग कर रहे थे, एक गोरखपुर की तरफ खींच रहा था और एक दिल्ली की तरफ खींच रहा था। तो ये योगी आदित्यनाथ को तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये अपनी हार सुनिश्चित कर लें आज रात को, और अपनी गलतियों की माफी मांगे जनता जनार्दन से, और देश में। अच्छा, ये ईवीएम चोरी के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी भी सामने आ रही है। इनको हिंदू नहीं मानते चुनाव में। ये आप मुझे बताइए चौधरी जी, ईवीएम चोरी के कई गंभीर आरोप आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस मसले पर चुप है, क्यों? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है भारत की, और इस देश में निर्वाचन आयोग का एक महत्व है। और जो लोग जिनके मनों में हेरा फेरी होती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे दूसरे दल हो, जो हेरा फेरी के लोग हैं वो हेरा फेरी की बात ही सोचेंगे, हेरा फेरी की बात ही करेंगे। तो ये जनता जनार्दन बैठी है तय करने के लिए, और ये ईवीएम चोरी का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धन्यवाद चौधरी जी, धन्यवाद। खुलने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ दीपक सिंह भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और एमएलसी। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। नींद ठीक से आएगी आज? हाँ, निश्चित रूप से आएगी ब्रजेश जी, चूंकि हम जैसे हालात दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, अमित पुरी भी अभी काफ़ी मतलब छाती ठोक के कह रहे थे, आपके हिस्से तो कुछ है नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हिस्से में संघर्ष है, जो कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है, और कांग्रेस आई अप्रिशिएट यू।
आपने कम से कम ये तो नहीं कहा कि हमें बहुमत आ रहा है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी लड़ी है, इस बात का भी कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात की ताकत रही है। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई मजबूती के साथ लड़ी है। और जहां तक आपके एग्जिट पोल का सवाल है ब्रजेश भाई, एग्जिट पोल तो कांग्रेस पार्टी के हमेशा खिलाफ रहा है। मैं सन वाइज बताता हूं, 2004 में कांग्रेस पार्टी को हरा रहे थे, 2009 में हरा रहे थे, 2015 में बिहार में हरा रहे सरकार बनी, 2018 में हरा रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार बनी, 2019 अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 3 सीट दे रहे थे, 31 सीट आई। तो हम इस पे भरोसा नहीं करते। पहले हमारे साथी बैठे धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जो 100 150 सीटों का फर्क इनके अपने अनुमान में है, तो उत्तर प्रदेश या देश की जनता कैसे भरोसा करती है? आपको एग्जिट पोल पर भरोसा क्यों नहीं है, मुझे कारण बताइए। मैंने बताया ना, 2004 बताया, 2009 बताया, 19 बताया, 2015 बताया, 2018 छत्तीसगढ़ बताया। हमेशा एग्जिट नहीं, बीच में नहीं बोलिए चौधरी जी, चौधरी जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। फेल होने के बाद सब में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी। हरियाणा में 3 सीट दे रहे, मैंने कहा वहां 32 सीटें आई। तो ये चैनल अपनी पहले चैनल जज हुआ करते थे, अब ये पार्टी बन गए हैं। तो इनको जितना जो उत्तर प्रदेश में बजट का 46% पैसा तो चेहरे को चमकाने में खर्च हुआ ना। जिसने जितना चेहरा चमकाया उसे मजबूरी है उतनी सीटें देने का। डर भी है। जो चैनल लोकतंत्र की स्थापना का प्रहरी हुआ करता था, जो आईना दिखाता था, वो खुद में आईना बन गया है। एक सवाल मैंने धर्मवीर जी से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। ईवीएम चोरी की है, कई जगह मतगणना स्थलों पर गड़बड़ी की भी शिकायतें आई, लेकिन मैंने देखा कि बीएसपी और कांग्रेस में कोई इसको लेकर बहुत इशू नहीं बनाया आप लोगों ने। देखिए, ओनली केवल समाजवादी पार्टी लड़ी। देखिए, एक चीज बताएं, एक जो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से सरकार, हमने कहा ना, लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोकतंत्र के सारे स्तंभ कठपुतली बन गए हैं, उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ये हमारा जो देश है ब्रजेश, पर आप लोग क्यों खामोश हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ये कठपुतली हो गया है। जिस तरह से बनारस में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया था, लेकिन मैं एक चीज आज नहीं बोलना चाहता हूं, कल बोलूंगा जरूरत पड़ेगी तो ये एक सेट गेम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस सेट फ्रेम में किसको कितना दिखाना है, किसकी कितनी चर्चा करानी है। जो एग्जिट पोल के धारक हैं, एग्जिट पोल के जो मास्टर लोग हैं ना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कम तरह के किसी को बढ़ाकर दिखाने की भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में काम तो हुआ क्या है। ये आपका मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा कहना चाहते हो? नहीं, निश्चित रूप से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूटा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की चुनावी स्कीमें बंद हो गई, जब स्टील के दाम बढ़ने लगे, सरिया के दाम बढ़ने लगे, सीमेंट दाम बढ़ने लगे, तब भी कल प्रियंका गांधी जी सड़क पर निकलकर मार्च किया। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहेंगे और उत्तर प्रदेश को बदलने तक राजनीति जैसे भी होगी हम ऐसे करते रहेंगे, अच्छी राजनीति। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, शुक्रिया आपका। आप लोग मतगणना केंद्र क्यों घेर रहे हैं भाई? देखिए, एग्जिट पोल आया है, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, न इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, न इनके जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ किसी तरह का हलचल आज देखी गई, न कल देखी गई, न परसों शाम को देखी गई। इनके राष्ट्रीय मुख्यालय पर अक्सर फुलझड़ियाँ छोड़ी जाती थी जब इस तरह के एग्जिट पोल आते थे, इनके फेवर में ये सब चलता था। तो बीजेपी हताश और पूरी तरह निराश है। ये जो एग्जिट पोल आया है, इस पोल्स में सबसे ज़्यादा स्थिति आप देखिए कि जो देश की मीडिया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा कोरोना से मौतें दिखाई, यहाँ की दुख दर्द को दिखाया, अस्पताल में तड़पते हुए लोगों को दिखाया, ऑक्सीजन बगैर मरते हुए लोगों को दिखाया, शमशान घाटों को कवर करते दिखाया, तो इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, उसके बाद भास्कर ग्रुप पर हुई, आपको प्रताड़ित किया गया। तो आज देश की जितने मीडिया घराने हैं, किसकी हिम्मत है? कौन ये चाहेगा कि रात के 10 बजे उसके संस्थान पर उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बैठ जाए, दूसरे दिन संस्थान में ताला लटक जाए? चाहे आज तक हो गुप्ता जी, चूंकि प्रधानमंत्री जी उस गुप्ता बैस व्यापारी समाज से आते हैं, गृह मंत्री व्यापारी समाज से आते हैं, प्रदीप गुप्ता जिन्होंने 326 सीटें दी थी वो भी गुप्ता जी हैं, प्रदीप गुप्ता जी। तो मिलकर इन लोगों ने एक परसेप्शन बनाया, लेकिन श्री दीपक सिंह जी ने सतही तौर पर एक
एक राज्यों की बारे में बताया कि हरियाणा के बारे में क्या था, इससे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल के बारे में तो क्या मैंने था, आपसे समझ लिया। दिल्ली, झारखंड के आप बारे में ईवीएम चोरी किस के तरह आरोप exit लगा poll- रहे हैं, आपके पास एविडेंस हैं? अगर हमारे एविडेंस ये हैं आदरणीय ब्रजेश जी कि हमने मांग किया कि इस तरह के मूवमेंट बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकते, क्योंकि उसके क्लाज हैं जो टीएन सेशन का चुनाव आयोग था, आज गोदी चुनाव आयोग हो गया है। चीफ सेक्रेटरी को, रिटायर्ड व्यक्ति को 1 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तीनों चुनाव आयोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको इसी काम से लगाया गया है। अब कल के बाद ये काम गुजरात में ये लोग शुरू करेंगे। तो आप समझिए कि जब कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आज इस बात का पुख्ता सबूत है कि वहां एक एडीएम को निलंबित किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी जो मेजर अपोनेंट पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हमने मांग करी कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज राजीव निगम जो हास्य कलाकार है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग बेड के नीचे छुप गया है और चुनाव आयोग कह रहा कि कल के बाद मैं अपना सिर निकालूंगा, तो ये है बीजेपी की इशारे पर ये लोग काम करने वाले लोग हैं। धन्यवाद लेकिन आईपी सिंह जी, मैं विश्वास शुक्रिया। दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और देश को याद दिलाना, एक बात 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं फाइट में थी और कल परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं आप आईपी सिंह? ये कॉन्फिडेंस 403 विधानसभाओं में हम सब घूमे हैं। मैं लगातार 22 दिन पूर्वांचल के दौरे पर रहा हूं। मैं लौटा हूं कल। हमने अपने आंखों से देखा कि योगी आदित्यनाथ और मोदी की सभाओं में जैसे 100 लेकर लोग हमारे यहां दोहरी घाट जाते हैं, बस में 8 आदमी बैठे रहता है, 8 आदमी जाते थे बस में बैठकर पैसे और खाना लेकर। और दूसरी तरफ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियां और कार्यक्रम लगते थे, लाखों लोग बिना संसाधन के पैदल चलकर आए। ये परिवर्तन बताता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अमिताभ में भूषण जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। देश के जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत खास नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आईपी सिंह जी। अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले तो मुझे एग्जिट पोल के बारे में आपकी धारणा क्या है उसके बारे में बताइए, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर कुछ विवाद है और ईवीएम हमेशा से विवादित रही भी है। इसको लेकर आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और आपका मत क्या है कि उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या है? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो ये ब्रजेश जी, जो आपने कहा है ओपिनियन पोल को लेकर कि 100 सीटों का अंतर 2 अलग अलग पोल के भीतर है, इस पर मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एरर ऑफ मार्जिन का मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दरअसल आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का मामला है, क्योंकि अगर इस ओपिनियन पोल के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं, संभव है जिस ओपिनियन पोल ने 100 सीटें कम दी है, अगर उसके अनुमान से 100 सीटें ज्यादा होती, या दूसरी तरफ जिस ओपिनियन पोल ने 100 सीटें ज्यादा दी हैं उससे अगर 100 सीटें कम आती है, तो इसको एरर ऑफ मार्जिन नहीं माना जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर यह माना चाहिए कि ये श्रद्धा के आधार पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े रखे गए हैं वो श्रद्धा के आधार पर है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि चाहे एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसकी जो पद्धति है वो शुद्ध गणितीय पद्धति है, उसमें गलती हो सकती है लेकिन गुनाह नहीं हो सकता। और इस तरीके से जो आंकड़े रखे जाते हैं ये गलती का मामला नहीं है, मैं साफ तौर पर मानता हूं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपको ये क्यों लगता है कि ये गुनाह वाला आंकड़ा है? हो सकता है कि बीजेपी को इतना मिल रहा हो। नहीं, 2 आंकड़ों का जिसका आपने जिक्र किया, एक जगह 200 सीट और दूसरी जगह 300 सीट, दोनों की पद्धति गणितीय पद्धति ही अगर है तो 100 सीटों का अंतर कैसे आएगा? ये एरर ऑफ मार्जिन नहीं है, ये गुनाह है। अच्छा, गुनाहों का देवता तो हम सब ने पढ़ा था धर्मवीर भारती जी का, ये गुनाहों का आंकड़ा पहली बार ही लेके आए हो। निश्चित तौर पर, इसीलिए मैं इस बात को और कहना चाहता हूं थोड़ा आगे करके जी, go ahead, कि सच बढ़े या घटे, सच न रहे।
और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और आप कहेंगे कि ये झूठ क्यों कहा जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि शेयर बाजार से लेकर के और सट्टा बाजार तक की स्थिति आप देख लीजिए, तो उसकी भी एक अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था भी मुझे लगता है कि इसमें एक भूमिका निभाती है। क्या और हम ये इसको इस जो लोग- दृष्टिकोण से माने कि बीजेपी जीत रही है और आपको ये पच नहीं रहा है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं संभव है बीजेपी 300 सीट ला रही होगी, तो फिर जो 200 सीट दे रहे हैं, आप ये मानेंगे कि वो गणितीय गलती भर रही होगी, या आप ये मानेंगे कि अगर 100 सीटों का अंतर है, जी, दिखाने वाले बताने वाले अगर 100 सीट कम 115 बीजेपी को सीटों दिखा का रहे हैं, अंतर है, 115। ठीक है, 115 सीटों का अंतर, 10, 5, 20 सीटों का अंतर तो चलेगा ब्रजेश जी, लेकिन 100 सीटें अगर कोई ज्यादा दे रहा हो या 100 सीटें कोई कम दे रहा हो, तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई गणितीय गलती है। मैं ये मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है और ये कोई गणितीय गलती नहीं है। इसका मैं मकसद फिर क्या से हो कह सकता रहा है? हूं, मैंने आपसे कहा कि देखिए, चुनावों को लेकर सट्टा बाजार की एक अर्थव्यवस्था काम करती है, शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर होता है। ये जो एग्जिट पोल हम देखते हैं, इसके असर को वहां भी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव के बाद जब परिणाम आने हैं, तब कोई सीट क्यों बढ़ा रहा है या सीट कोई क्यों घटा रहा है। तो इसमें दो कारण मुझे साफ तौर पर दिखता है, एक तो अर्थव्यवस्था का कारण, और दूसरा जो लोग ये कर रहे होते हैं उनकी श्रद्धा का एक मामला होता है। ये भी तो हो अपने सकता है कि सम्मान, लोक अपने संकल्प श्रद्धा के पत्र आधार को पर जनता रीझ गई हो और इनको वोट दिया हो, और आपने उसका असेसमेंट ठीक न किया हो, आपका कैलकुलेशन बिगड़ गया हो, आप भी गुनाहों का आंकड़ा पेश कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कोई भी जो रिजल्ट आएगा, अगर उससे 100 सीट कम दिखा रहे हैं या 100 सीट ज्यादा दिखा रहे हैं, तो वो गुनाह की श्रेणी में है। जो परिणाम कल आएगा उससे अगर 10, 20, 25 सीट ऊपर नीचे है, तो मैं उसको गणितीय गलती मानता हूं, अनुमान में गलती मानता हूं। लेकिन 100 सीट का अंतर हो जाए तो यह अनुमान की गलती नहीं है, यह मैं बहुत साफ तौर पर मानता हूं। ऑलराइट, बीरेन जी मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ठीक बाहर, जहां नई विधानसभा का गठन होने जा रहा है। बीरेन जी, स्वागत आपका। ये पिछले 48 घंटे से जो तूफान मचा हुआ है ना, यह अकल्पनीय है उत्तर प्रदेश के भीतर। आप बताओ, आपका अनुभव क्या कह रहा है, और आज दिन भर पावर कॉरिडोर में और अपोजिशन के कॉरिडोर्स में क्या चलता रहा? ब्रजेश जी, एग्जिट पोल पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कोई सच मान रहा है, कोई झूठ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अभी भी एक वर्ग है, आशंकित है, वो कल का इंतजार कर रहा है रिजल्ट क्या होगा। उनके गले एग्जिट पोल उतर नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पार्टियां हैं, और जिस बीजेपी को फायदा दिखाया जा रहा है, उनके नेताओं को भी बहुत ज़्यादा ये हजम नहीं हो पा रहा होगा। आज इस चर्चा में एग्जिट पोल के साथ साथ इस बात पर भी जाना होगा कि अब भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसकी लीडरशिप अब आगे किस तरह की होगी, और उत्तर प्रदेश और भारत का भविष्य अब कैसा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें देता है, केंद्र की जो सरकार बनती है वो उत्तर प्रदेश पर बहुत कुछ निर्भर करती है। आज ये दिशा तय करेगा ये चुनाव। अब कुछ घंटे बचे हैं, अगर बीजेपी जीतती है तो ये तय हो जाएगा कि अब बीजेपी के जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, अब इसको अगले 10 साल तक कोई रोक नहीं सकता। इसको रोकने की अंतिम कोशिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। मैंने कल आपको कहा था कि ये लड़ाई यूक्रेन और रसिया की तरह है, जहां अखिलेश जेलेंस्की की तरह लड़ रहे हैं, चाहे बंकर में बैठ के लड़ना पड़ रहा हो और चाहे जितना नुकसान हो जा रहा हो, लेकिन एक एक विधानसभा तक वो गए और बीजेपी की बहुत बड़ी नेताओं अभी तक तो राष्ट्रीय चैनल ही गए थे यूक्रेन, आप तो यूपी के चुनाव को ही यूक्रेन उठा ले गए वीरेन जी। कमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव उसके भविष्य के लिए निष्कंटक रास्ता बनाएगा। उनकी सत्ता के लिए वो निष्कंटक राज करेगी आने वाले समय में, अगर इस देश में, इस प्रदेश में ये बदलाव नहीं हुआ तो।
आप देखिए कि अखिलेश अगर सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी पार्टी अगर जीतती है, तो बीजेपी की राजनीति पे क्या असर जाएगा, इस देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। ममता बनर्जी तेलंगाना के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, ये सब एक उत्तर प्रदेश से अगर उनको ताकत मिल जाए, अखिलेश यादव अगर यहाँ से मुख्यमंत्री बन गए, तो शायद देश की राजनीति में वे बहुत बड़ा उथल पुथल करेंगे। और बीजेपी इस चीज से वाकिफ है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके बीजेपी के सारे नेताओं ने पूरी ताकत लगाई। जी, हम इस देश में, हम लोग बचपन से कहावत सुनते आते थे कि भाई रुपया पैसा हो तो सब टाटा अंबानी मंत्री सांसद विधायक न बन जाते। आज वो बात सही साबित हो रही है कि इस देश में जिसके पास धन बल है वो हर चुनाव जीत सकता है। पैसे से अगर सट्टा बाजार इस देश के हर सियासत को, हर चुनाव को प्रभावित करता है, तो उद्योगपति चुनाव जीतकर सांसद और विधायक क्यों नहीं बन सकता, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, आज कई जगह से ईवीएम चोरी की शिकायतें, कुछ कार्रवाई भी हुई है, ये क्या पूरा मामला और इसमें कितनी सच्चाई आप पाते हैं? बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। लेकर चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, जहां जहां उनका पालन नहीं हुआ वहां पर ये गड़बड़ियां हुई। कुछ जगहों पर बैलेट बॉक्स मिले हैं। ये अधिकारी ऐसा काम क्यों करते हैं जो चुनाव की शुचिता पर सवाल खड़ा हो। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में ईवीएम इतना सुरक्षित है कि उसमें बेईमानी नहीं की जा सकती। ईवीएम को बदला जा सकता है, हैक नहीं किया जा सकता। देश में केजरीवाल ने 3 बार प्रचंड बहुमत से इसी ईवीएम के दम पर दिल्ली में सरकार बनाई है। ममता बनर्जी भी इसी ईवीएम से चुनकर आई हैं। विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया गया, ईवीएम की चोरी पर सवाल उठाया। ईवीएम की चोरी पर, ईवीएम पर अभी सवाल नहीं उठा है। देखिए, हमारे यहाँ चोर तो गली गली में है। अरे चोर चोरी जाए, हेरा फेरी ना जाए, बेईमानों की कमी है। तमाम अधिकारी तमाम पार्टियों के एजेंट हैं। ये निष्ठा साबित करने के लिए चोरी करा देंगे, तो इसमें कोई शंका नहीं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया है, उससे आपने देखा होगा। विपक्ष कहाँ बोल रहा है? मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ समाजवादी पार्टी बोल रही। नहीं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ भाई। विपक्ष में जब हाथी को बैठा दिया एग्जिट पोल ने एकदम कि वो हूँ हाँ भी नहीं कर पा रही है, करवट लेना होगा तो क्रेन मंगानी पड़ेगी तब दूसरी तरफ ढकेल पाएंगे उसको तो एकदम बैठा दिया। कांग्रेस बूढ़ी गाय तरह हो गई, न दूध दे पा रही न गोबर। क्या कांग्रेस को कौन पूछेगा? कोई जो है अब वही है कि इंतजार किया जा रहा है कि देखो शायद कोई नया आ जाए। तो कुल मिलाकर ये है जी वीरेंद्र जी कि आपने एक चीज और गौर किया होगा कि पुरी साहब अब मोदी जी की तरह दाढ़ी रखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बात मैं नोटिस नहीं किया। जरा इनको स्क्रीन पे लाओ भाई। पुरी जी इनकी दाढ़ी में आप देखिएगा वही भाव भंगिमाएं हैं। लेकिन आप देखिए कि ठीक कहा आपने भाई वीरेंद्र जी। इस देश में एक मौका था। क्या भाई पुरी जी, ये क्या कर कह रहे हो? हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, इस देश में एक वक्त था कि ये बैलेट पेपर चोरी ना हो, बॉक्स चोरी ना हो, पोलिंग बूथ पे पुलिस लगाई जाती थी। आज उल्टा हो गया। अब पुलिस की रखवाली कर रहे हैं पब्लिक। पहले पब्लिक गुंडा मवाली अपराधी से बैलेट पुलिस बचाती थी। संवेदनशील सेंटर बनाए जाते थे, विधानसभा होती थी। अब संवेदनशील मतगणना हो गई है। अब आप देखिए कि पुलिस कोनो हेर फेर न कर दिए, ये लिए जनता की निगरानी कर रही है। क्या विचित्र संयोग है और इस देश में कैसी कैसी स्थितियां बन रही हैं जी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया है वो ये सोचने पे मजबूर करता है कि बीजेपी ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई है। क्या बीजेपी का राष्ट्रवाद सर्वोपरि हो गया है या बीजेपी का लाभार्थी वो उसके साथ आ गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में चुनाव में अब जातीय बंधन टूट जाएंगे,
क्योंकि लाभार्थी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है। अगर उसने सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया, लाभ के नाम पर वोट दे दिया, तो इसका मतलब जातिवाद अब काम नहीं करेगा आगे। अच्छा, कई दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई बीरेंद्र सिंह से पूछिए कि कल अपडेट कैसे दिलवाएंगे, उन्होंने क्या व्यवस्था की है, चुनाव के नतीजे कैसे पता चलेंगे? उत्तर प्रदेश के एक एक मतगणना सेंटर से हमारे संवाददाता आपको अपडेट देते रहेंगे। 300 से ज़्यादा बड़ी फोर्स हमने लगाई है। हम ऑथेंटिक सूचना देंगे। फोर्स लगाया है कि रिपोर्टर लगाया है? ये भी एक सेना है। अच्छा अच्छा, जो जनता को इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है, ऑथेंटिक उपलब्ध कराती तो है। सबसे पहले देंगे आप कल? मैनिपुलेटेड नहीं। अच्छा, किसी को बढ़त नहीं दिखाएंगे, सही सही जो बताएंगे। सत्यता होगी वो बताएंगे इस प्रदेश की जनता को, जो उसका हक है। भाई सब जब एक ही करवट सोए रहे हैं, जब पूरे कुएं में भांग पड़ जाए तो कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा जी, सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। तो कल आपकी फोर्स देगी मतलब अपडेट पहले? पूरे उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले नतीजे देंगे, रुझान देंगे, सवेरे 6 बजे से देंगे जी। और इस प्रदेश में और देश के लोग देखेंगे कि भारत समाचार सबसे ऑथेंटिक सूचना देगा। लोगों को भारत समाचार पर बने रहना है। लेकिन आज राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए कहा जाता है जीवन एक संग्राम है। संग्राम है, लड़ना पड़ता है। जो नहीं लड़ सकेगा वो नहीं बढ़ेगा। कल के चुनाव परिणाम इस देश की दशा फिर से तय करेंगे। बहरहाल चुनाव में लोगों का ईमान डगमगाता है, जमीर डगमगाता है, तमाम सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लोग कदम कदम पर बदलते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि अभी जमीर न बेचो, अभी है कम कीमत, मतगणना हो जाने दो, भारी उछाल आएगा। और आज हुकूमत और सियासत दोनों का दस्तूर है यह, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। और अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। वाह, बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, आज इस मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि 10 मार्च यानी कल क्या होगा और यूपी की जनता ने क्या फैसला लिया है। ये हमने प्रश्न जनता से पूछा। इस पर जो प्रतिक्रिया आई, अंकित चौरसिया लिखते हैं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का तारा चमकेगा। अब चौरसिया जी क्या कहना चाहते हैं मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, किसका तारा चमकवाना चाहते हैं। पब्लिक बड़ी एक्सपर्ट होशियार हो गई है, खुलकर नहीं बोलती। राम रक्षा जी लिखते हैं कि जनता ने नई आशाओं के साथ नए प्रतिनिधियों का चयन किया है। स्पष्टता इनके साथ भी नहीं है। मैं सीधे अमित पुरी जी का रुख करता हूँ। अमित पुरी जी, पूरी डिबेट में कई प्रश्न आपकी तरफ उछले और उसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, बीरेन जी का ऑब्जर्वेशन, ये मोदी दाढ़ी क्यों? नहीं, ठीक है, मैं पहले तो शुभकामना दे दूं ब्रिजेश जी को कि जो आईबी कल उन्होंने काम पे लगाएंगे इंफॉर्मेशन ब्रिगेड, वो पूरे उत्तर प्रदेश को चुनाव के परिणाम सेंटर से अपडेट रखेगी। उस इंफॉर्मेशन ब्रिगेड को मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल आया कि बीजेपी पिछली बार 2017 में चुनाव में आई तो 40% के आसपास वोट से आई और एक 3rd डिवीज़न पास हुई। जो 2012 में सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत से, जो 2007 में पूर्ण बहुमत से आए थे, वो कौन से 60वां अंक पा करके आए थे? अरे फर्स्ट पास दी पोस्ट का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं देश में। हमने जो लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई है उसमें जो 51 होगा वो जीतेगा और जो 49 होगा वो हारेगा। इसको स्वीकार करिए, नाना प्रकार के कुतर्कों से चुनाव को लैस ना कीजिए। स्वर्गीय काशीराम जी का स्मरण किया गया। स्वर्गीय काशीराम जी तो लोकतंत्र के अंदर एक ही सरकार चाहते थे, मजबूर सरकार। वो कभी मजबूत सरकार के पक्षधर नहीं थे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बसपा को 2007 में एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश ने दी।
आपको बीएसपी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बीएसपी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं राजनीतिक सच्चाई को बताते हुए चल रहा हूं। सबको शुभकामनाएं। मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने जो दावे किए, कह सकते हैं। हाँ, आप सवाल कर लेता, मैं कहूं नहीं, जब अभी काउंटिंग हुई नहीं तो आप बसपा को इस तरह से अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मैंने कहा वो काशीराम जी को कोट कर रहे थे, वो तो मजबूर सरकार चाहते थे, लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार जनादेश से आई। तो ऐसा मत कहिए, मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन जो दावे आपने आज तक किए हैं 400 सीटों के सबने, या कांग्रेस ने कहा कि हमने तमाम तरह की शपथ, संकल्प और प्रतिज्ञाएं दी हैं, मैं हर एक को शुभकामना दे रहा हूं, लेकिन कल शाम को टिके रहिएगा, उस पे से भागिएगा नहीं, क्योंकि हम अटल के अनुयायी हैं। हम न हार में पस्त हैं, न जीत में मस्त हैं। हम मानते हैं 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का 10 का दम निकलेगा, और वो 10 का दम विकास के रास्ते पे होगा, योगी के रास्ते पे होगा और मोदी जी के रास्ते पे होगा। ये तो 10 का दम दिखा रहे हैं कल। अभी इनको टक्कर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, कल इनको लहर दिखाई देगी। हमेशा ऐसा ही होता है कि चुनाव से पहले तो टक्कर दिखाई देती है, उसके बाद लहर दिखाई देती है। और ब्रिजेश जी, एक बात और हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भले हमारे खिलाफ है, लेकिन इस प्रदेश की और देश की माउथ मीडिया समाजवादी गठबंधन के साथ है। और माउथ मीडिया की ताकत आज की तारीख में पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत है। माउथ मीडिया की ताकत आम जनता की ताकत है, गरीब की ताकत है, किसान की, बेरोजगारी की खिलाफ है। जी, आपको क्यों लगता है कि मीडिया आपके खिलाफ है? मीडिया नहीं, जो लोग, मीडिया का कुछ वर्ग, तमाम आप जैसे लोग हैं जो एक तरह से विपक्ष के भूमिका में थे। आपने सरकार की गलत नीतियों का जबरदस्त ढंग से पुरजोर विरोध किया, आपके चैनल ने किया, इस देश के तमाम पत्रकार साथी। लेकिन कुछ ऐसे घराने, जो औद्योगिक घराने, अब हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आज देश में इस बात की चर्चा है कि 2 लोग बेचने वाले एक ही प्रदेश के हैं और 2 खरीदने वाले भी एक ही प्रदेश के हैं। तो संदिग्ध आचरण कर रहे हैं कुछ लोग ना, इसलिए नहीं, हम विरोध में नहीं हैं, हम तो पक्ष में हैं। मीडिया पहले, अभी एक प्रवक्ता ने बहुत सही बात कही कि पहले क्या है कि मीडिया जज के भूमिका में थी और कभी कभी थोड़ा बहुत वकालत भी कर लेती थी। अब देखिए मीडिया क्या कर रही है। मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि माउथ मीडिया जो लोगों की चर्चा में है, लोगों की चर्चा में समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, 300 के पार जा रहा है। बहुत शुक्रिया। धर्मवीर चौधरी जी, अमित पुरी इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? अभी काउंटिंग हुई नहीं और ये बीएसपी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास में आज ब्रजेश जी एक पत्रकार का लखनऊ से टेलीफोन आया था, कुछ बीजेपी के नेता 9 वाले एवेन्यू के गैलरी में घूमते हुए दिखाई पड़े थे। अब वो क्यों घूम रहे थे पता नहीं। मतलब मायावती जी के यहाँ बीजेपी के नेता जा रहे हैं? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो सड़क है, वो तो पत्रकार कोने पे खड़ा हुआ था, उसका फोन आया तो वो वहां से कुछ निकल के जा रहे थे। तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या आप लोगों के बीच? ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये मनुवादियों को सत्यानाश कर देगी इस देश में, इनको ये समझा दीजिए। और जो ये अभी आपके वीरेंद्र जी कह रहे थे, एक पुरानी कहावत है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। वीरेंद्र जी अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, नहीं, वो ये तो बहुजन समाज की ताकत को कम आंकने वाले, बहुजन समाज की ताकत को कम आंकने वाले सुबह सुबह नेस्तनाबूद हो जाएंगे। इनको रात भर नींद नहीं आएगी और बहुजन समाज के लोग अच्छी नींद आएगी, क्योंकि खोने के लिए किले इनके ढहने वाले हैं, हमारे किले नहीं ढह रहे, किले इनके ढहने वाले हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है। सर्व समाज के लोगों के साथ में सरकार चलाएंगे। ऑलराइट, आईपी सिंह जी 2022 में बहन जी सरकार में आएंगी, शासन में आएंगी। थैंक यू। और स्वच्छ प्रशासन देंगी, सशक्त शासन देंगी। ओके, आईपी सिंह जी, ये अमित पुरी के बातों में बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है। वो जो भी कॉन्फिडेंस उनका है वो तो सामने परिलक्षित हो रहा है। मैंने कहा ना कि अगर कोई फुटेज भारत समाचार श्री बीरेन्द्र सिंह जी गुजरे होंगे तो जो हलचल है वो तो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, आज की रात कयामत की रात है और आज की रात के बाद कल जब सुबह होगा तो देश में सुबह होगा, उत्तर प्रदेश में भी सुबह होगी। और जो बाहरी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, इनका उत्तराखंड वापसी होगी।
श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जो गुजरात के हैं, इनकी वापसी होगी। श्री अनुराग ठाकुर जो हिमाचल से हैं, उनका हिमाचल वापसी होगी। सुनील बंसल जो राजस्थान के राजस्थानी हैं, यहां व्यवसाय करने आए हैं, उनकी वापसी होगी। और जनता सिर माथे समाजवादी पार्टी गठबंधन को बिठाने जा रही है और एक ऐतिहासिक सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश को फिर विकास के रास्ते पर ले आएगी और देश धन्यवाद के IP सिंह जी। रूप में भारत की इकोनॉमी को हम बूस्ट करेंगे। धन्यवाद। दीपक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस का अब आगे का भविष्य आप क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में? हमने कल तय कर दिया, जब हमने कहा ना, जब सारे राजनीतिक दल अभी से अनुमानों 24 पर, की तैयारी में लग गए। कयासों पर थे, तब भी प्रियंका गांधी जी भारी संख्या में सिर्फ महिलाओं के साथ सड़क पर थी। और कांग्रेस पार्टी, ब्रजेश जी, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश को कुपोषण में नंबर 1 ले जा रही, महिलाओं पर अपराध कर रही थी, हत्या कर रही, बलात्कार हो रहे थे, कई सारे DHFL, नमक, कोविड घोटाला, राशन घोटाला, कुंभ मेला घोटाला, पशुपालन घोटाला कर रहा थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही थी। हम उत्तर प्रदेश तो इस विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी फिर? उत्तर प्रदेश, देखिए, हम ज्योतिष के आधार पर कोई बात नहीं कर सकते। हम कल का इंतजार करेंगे। हम बेहतर उत्तर प्रदेश चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है, जब तक उत्तर प्रदेश उस 32 साल पहले जो बेहाल सा है, जहां पर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सरकारें एक सड़क बनाती हैं, उसे 5 साल चिल्लाती हैं और कांग्रेस पार्टी की हजारों साल के हजारों स्कीमों को भुलाने काम करती हैं। जो कांग्रेस पार्टी की तमाम स्कीमें चलती हैं, लोग दान करते हैं और नमक जैसे बातों का, नमक घोटालेबाज उसका उलाहना देते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश में न्याय की राजनीति नहीं होगी, मुद्दों की राजनीति नहीं होगी, जिन मुद्दों को सरकारें बनती हैं राजनीति नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी बिना किसी भय के, बिना किसी सोच के उत्तर प्रदेश में उसकी बहाली का लिए संघर्ष करेगी, लड़ती रहेगी। इन तीनों में बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया, गठबंधन में, BSP में और BJP में तो बट नेचुरल। अमिताभ जी, अपनी बात केवल कहूंगा ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश को लेकर मुझे यह लगता है कि ये चुनाव 2 ध्रुवीय चुनाव रहा। एक सिरे पर BJP प्लस है और दूसरे सिरे पर सपा प्लस है, और ये मुकाबला बहुत रोचक है, बहुत करीब का है। किसी भी तरफ सीधे सीधे कोई लहर और कोई आंधी, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि खराब से खराब स्थिति में सपा प्लस 160 के नीचे नहीं जाएगी और बेहतर से बेहतर स्थिति में BJP प्लस 230 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मेरा अपना अनुमान है। कांग्रेस और BSP आस पास होगी, ये भी मैं मानता हूं। बाकी राजनीतिक दल के जो भी प्रवक्ता हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो इसी तरीके से आशान्वित रहे और दावे करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देख पा रहा हूं, मुझे जो दिखा मैंने बताया जी। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि आज की परिचर्चा में आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। अब आज की रात तो बड़ी कठिन रात है, आराम, बहुत लोगों को नींद नहीं आने वाली है। बहनों भाइयों, भारत समाचार ने कल मतगणना की विशेष कवरेज का बंदोबस्त किया है। सुबह 6 बजे से सरकार बनने तक नॉन स्टॉप लगातार हमारे संवाददाता एक एक बूथ से, एक एक सेंटर से, एक एक सीट का हर अपडेट, हर रुझान, हर नतीजा, हर समीकरण, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, लाइव अपडेट सबसे पहले हम आपको भारत समाचार पर उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी और सबसे व्यापक कवरेज का बंदोबस्त हमारे 300 रिपोर्टर्स जो फील्ड में फैले हुए हैं, वो आपको अपडेट करेंगे 403 सीटों के बारे में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।